हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? चलिए, बहुत खुशी की बात है। सब लोग बैठ गए। कल जहाँ तक हम लोग बात किए थे उससे आज आगे बढ़ेंगे। कल आपको बेसिक पार्टिकल्स के बारे में हमने जानकारी दी थी, वो तो आप पहले से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कल हमने आपको बताया था बेसिक पार्टिकल्स ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है वो हमने आपको बताया था 9.1 10⁻³ kg, और चार्ज इसका है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का रेस्ट मास 1.673 10⁻⁻27 kg, और चार्ज +1.6 10⁻⁻19 कूलम। न्यूटन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्स बराबर होता है 1.675 10⁻⁻27 kg, और नो चार्ज, न्यूट्रन इज़ न्यूट्रल, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मास को हम लोग इस रूप में लिखे हैं। अब ये बेसिक पार्टिकल का पोजीशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ होता है ये सारा चीज़ आप लोग जानते हैं। एक संक्षेप आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे ये एक एटम है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, और यहाँ पे सेंटर पर न्यूक्लियस है, ये नाभिक जिसको कहते हैं। वहाँ पे पोजीशन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसमें ये घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है। ये था इसका पोजीशन ऑफ बेसिक पार्टिकल्स। अब हम लोग पोजीशन ऑफ ईपीएन, अब हम लोग आते हैं कि ऑरिजिन ऑफ चार्ज होता है क्या, आवेश का स्रोत क्या है, कहाँ से आवेश का उत्पन्न होता है। तो ये तीन जो बेसिक पार्टिकल्स आप देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑरिजिन ऑफ चार्ज जो होता है आवेश का स्रोत, बेसिकली दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही आवेश उत्पन्न होता है। कैसे, हम लोग आइए एक एक करके चर्चा करते हैं, देखते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को हम लोग कितने प्रोसेस से, कितने विधि से चार्ज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको तीन विधि का जिक्र किया है। एक है बाय फ्रिक्शन, दूसरा है बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, और तीसरा है बाय इंडक्शन। एक एक करके थोड़ा सा हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे। पहला है बाय फ्रिक्शन, घर्षण विधि द्वारा हम लोग कैसे इसको चार्ज कर सकते हैं। दो बॉडी है, दोनों को हम लोग घर्षण करना है। जैसे ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, दोनों, इस दोनों को हम लोग यहाँ पे घर्षण करेंगे। तो इस बॉडी का नाम हमने ए रखा है, ए है, और ये बी है। सपोज दैट कि ये बी है। तो इसमें भी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। इसके बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसके बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। यहाँ का फोर्स को हमने बताया कि ये F1 है, यहाँ का फोर्स F2 है। जब ए को बी के साथ घर्षण कराते हैं, A+B, जब दोनों को हम एक दूसरे से रगड़ते हैं तो हीट के कारण इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ना शुरू होगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कमज़ोर होना शुरू होगा। तो दोनों बॉडी को आपस में घर्षण करने से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को पहले लॉस कर देगी। तो जिसका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, और दूसरे में वो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगी। इसलिए अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो वो कहलाता है न्यूट्रल बॉडी, उसको हम लोग उदासीन वस्तु कहते हैं। जिस बॉडी में प्रोटॉन और जिस बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जिस बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, उस बॉडी को हम लोग कहते हैं
उदासीन वस्तु, न्यूट्रल बॉडी, और उसका मास हमने यहाँ पे माना है m। m इज मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो वो न्यूट्रल बॉडी कहलाएगा, उसका मास हमने m मान लिया है। अब इसको जब घर्षण करना शुरू किए, ए को बी के साथ घर्षण करना शुरू किए, तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो x इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करती है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर था, अब इलेक्ट्रॉन उससे घट के चला गया बाहर। जब एक इलेक्ट्रॉन घट के चला गया तो एक पॉजिटिव चार्ज उस पर बढ़ गया, मतलब वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो वो वस्तु जो है वो धनावेशित हो जाती है। इसलिए जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। जैसे हमने दिया है यहाँ पर x के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो वो x प्लस आ गया। इसके मास को हमने मान लिया m प्लस। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, आप यहाँ देख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का मास होता है वहाँ पर। तो उतना इलेक्ट्रॉन का मास इसका घट गया, इसलिए इसका जो मास m प्लस हम लिखे हैं वो दैट विल बी लेस देन m, दैट विल बी लेस देन m, मतलब न्यूट्रल बॉडी का जो मास है उससे ये कम होगा। m अधिक होगा, m प्लस कम होगा, तो m में से m प्लस आप माइनस कर देंगे तो जितना मास आएगा दैट विल बी मास ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो मास ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। इसलिए जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण किया जाता है तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है। कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगी? तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कमज़ोर होगा, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी और उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होगा वो न्यूट्रल बॉडी के मास से कम होगा। कितना मास में कमी होगी? तो मास में जो कमी होगी वो त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा, मास ऑफ द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स या मास ऑफ द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसके मास के बराबर होगा उसका। अब दूसरा देखिए, मान लीजिए y है, y ये b का जो है y है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उसका, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया। ये भी पहले न्यूट्रल था, दोनों बराबर था, अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इस पर एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया। इसका मास हो गया m माइनस, हमने माना है इसको, और ये चूँकि इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश किया है इसलिए इसका मास बढ़ जाएगा। m माइनस इज़ ग्रेटर देन m। अब इसमें से इसको घटा देंगे हम लोग, m माइनस माइनस m, दैट विल बी मास ऑफ द रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स और गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। इसलिए जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण किया जाता है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, वो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, उसका मास उदासीन न्यूट्रल बॉडी के मास से अधिक होता है। कितना अधिक होगा? कितना उसके मास में वृद्धि होगी, कितना उसका मास इंक्रीज करेगा? जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। इसलिए मास ऑफ द गेन्ड और रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स। इससे स्पष्ट हो गया हमारे पास कि चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। आवेश हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो नामकरण किया गया था वो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही आवेश को दो वर्गों में बांट करके नाम दिया था, धन आवेश और ऋण आवेश। अब किसी बॉडी पर कितना पॉसिबल आवेश हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल आवेश, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। द फंडामेंटल चार्ज इज द पॉसिबल लोवेस्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम संभावित मात्रा को हम लोग मूल आवेश कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के आवेश या प्रोटॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है।
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरे बॉडी पर जितना भी किसी बॉडी पर आवेश होगा तो इससे हमेशा अधिक ही होगा, इसलिए दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। सेकेंड प्रोसेस है भौतिक स्पर्श, फिजिकल कांटेक्ट मेथड। फिजिकल कांटेक्ट मेथड, इसमें हम लोग यहाँ पे दो बॉडी लिए हैं। ये एक बॉडी है, ये है चार्ज्ड, और दूसरा है ये अनचार्ज्ड, न्यूट्रल बॉडी है, अनावेशित वस्तु है। इसको हम लोग यहाँ पे टच कराएं। दिस इज कांटेक्ट पॉइंट, फिजिकल कांटेक्ट हम लोग यहाँ पर कराएं। तो जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है, कांटेक्ट किया जाता है, तो स्पर्श वस्तु पर या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। मतलब जैसे कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो कांटेक्ट पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। इसलिए जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श किया जाता है तो स्पर्श बिंदु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, चाहे तो इससे इसमें, चाहे इससे इसमें, और इस प्रकार ये जो अनचार्ज्ड बॉडी है वो भी चार्ज्ड हो जाता है। अगर ये अनचार्ज्ड बॉडी एक इंसुलेटर है, कुचालक है, तो इसमें ट्रांसफ़र पॉइंट पर जो चार्ज उत्पन्न होगा वो वहीं पर आ जाएगा। अनावेशित वस्तु यदि एक कुचालक है तो इसमें उत्पन्न आवेश एक ही बिंदु पर स्थिर रहता है, लेकिन यदि ये गुड कंडक्टर है तो यह आवेश वस्तु के संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। दिस इज फिजिकल कांटेक्ट मेथड। तीसरा है बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा। प्रेरण के द्वारा यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये है एक न्यूट्रल बॉडी, देख रहे हैं, ये उदासीन वस्तु है। ये एक स्टैंड पर खड़ा है, दैट इज इंसुलेटेड है, ये विद्युत रोधी स्तंभ है, ये इससे चार्ज इसमें फ्लो नहीं कर सकता है। अब इसके पी एंड पर हम एक चार्ज्ड बॉडी ला रहे हैं, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड है, धनावेशित है। तो क्या करेगा, इसमें जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज इसमें से रिपल्सन होकर के यहाँ आ जाएगा। एक छोर पर नेगेटिव चार्ज, दूसरे छोर पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन, अर्थ से इलेक्ट्रॉन लेकर के इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा। और जब इसको हटा देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें पूरे में, ये संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा। अब सवाल यहाँ उठे, देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मतलब इसको हम क्या कहते हैं पहले समझ लीजिए आप। जब किसी अनावेशित वस्तु को, जब किसी अनावेशित वस्तु, ये अनावेशित है, वस्तु को आवेशित वस्तु के हम लोग निकट लाते हैं, आवेशित वस्तु के निकट लाया जाता है, तो अनावेशित वस्तु के निकट वाला भाग, ये जो निकट वाला भाग है, ये निकट वाला भाग पर विपरीत आवेश और दूर वाले भाग पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। इसी विधि को हम लोग विद्युत प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर बात सोचने वाली है कि जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा? तो नहीं। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन होगा,
इधर का इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो इस किनारे पर पी किनारे पर इलेक्ट्रॉन आया है और इधर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में भी रिपल्सन होगा। तो जब इधर का रिपल्सन और इसके बीच का अट्रैक्शन, पॉजिटिवली चार्ज धन आवेशित वस्तु और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है, और ये पी के किनारे का इलेक्ट्रॉन और रॉड के रेस्ट भाग के इलेक्ट्रॉन के बीच जो विकर्षण फोर्स काम करेगा, वो जब दोनों बराबर हो जाएगा तब वो संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन रॉड पी क्यू के पी किनारे पर जमा नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जमा होंगे उनके बीच विकर्षण बल भी उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण बल भी उत्पन्न होगा। यह विकर्षण बल पी क्यू रॉड के दूसरे भागों में स्थित इलेक्ट्रॉन पर भी लागू होगा। इसलिए संतुलन की स्थिति में धनावेशित कण रॉड और जमा हुए इलेक्ट्रॉन के बीच के आकर्षण बल और जमा हुए इलेक्ट्रॉन और पीक्यू रॉड के रेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण बल के बराबर होगा। इस तरह से प्रेरण की विधि के द्वारा भी हम लोग किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेरण की विधि के द्वारा। अब यहाँ देखिए हमारे पास दो तरह का चार्ज है जो यहाँ पर हम लोग एक चार्जिंग बॉडी के द्वारा ला रहे हैं और इस पर उत्पन्न हो रहा है। इसलिए एक बॉडी के जिस आवेश के द्वारा दूसरे बॉडी पर बिना फिजिकल कांटेक्ट किए आवेश उत्पन्न किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज। जैसे इसको हम लोग स्पर्श किए नहीं लेकिन इसमें आवेश उत्पन्न हो गया, तो ये जो है वो इंड्यूसिंग चार्ज कहलाएगा। और जो उत्पन्न आवेश होगा, जो चार्ज यहाँ पर उत्पन्न होगा, जो ये चार्ज उत्पन्न हुआ, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। उसको हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश कहते हैं। अब किसी वस्तु पर किस प्रकृति का आवेश उत्पन्न हुआ है, इसका हम लोग पता कैसे लगा सकते हैं। किसी बॉडी पर जो चार्ज उत्पन्न हुआ है उसका नेचर क्या है, उसको हम लोग किस के द्वारा पता कर सकते हैं। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप किसी बॉडी पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति का पता लगाने में हेल्प करता है। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति का हम लोग पता लगाते हैं। शुरू में जब बनाया गया था इसको, तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था, लेकिन चूंकि ये महंगा होता है इसलिए टुडे आजकल जो समय है उसमें अधिकतर एल्युमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा आवेश है हमारे पास, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक बोतल है, ये एक धातु का छड़ है इस बोतल के अंदर। ये बोतल हो गया, ये धातु का छड़ है, यहाँ पे कॉर्क है और यहाँ पे धातु के छड़ के ऊपर में एक धातु की चकती लगाया गया है, मेटालिक डिस्क, और यहाँ पे गोल्ड लीफ है। ये दोनों की सोने की पत्ती है जो आप इस रूप में देख सकते हैं। कैसे पता लगाते हैं हम लोग, पहले इस पर हम लोग चार्ज दे दिए, जो चार्ज दिए पॉजिटिव दिए नेगेटिव दिए, तो वही चार्ज इस मेटल के होते हुए गोल्ड लीफ में चला आया। मतलब इस गोल्ड लीफ पर सेम प्रकृति का, सेम नेचर का चार्ज है, इसलिए इसके लीफ में डाइवर्जिंग होगा, मतलब एक फैला होगा, दोनों इस तरह से एक दूसरे से दूर हो जाएगा। अब दूसरे चार्ज को हमको टेस्ट करना है कि उस पर कौन सा, मतलब पहले से एक चार्ज इस पर दिया हुआ रहता है, अब दूसरा चार्ज इस पर हम लाए यहाँ से, दूसरे चार्ज को यहाँ कांटेक्ट कराए, तो वो चार्ज इसमें से यहाँ से आएगा। अगर जो चार्ज पहले से इस पर दिया था उसका ऑपोजिट चार्ज यहाँ है तो एट्रैक्शन होगा, तो ये गोल्ड लीफ के बीच में का जो डिस्टेंस है वो घट जाएगा। मतलब ये गोल्ड लीफ के बीच का डिस्टेंस जो है वो घट जाएगा। इस तरह से घट गया, घट जाने का मतलब है कि लीफ पर जैसे ही ये कंट्रैक्शन शुरू हो गया, सिकुड़न शुरू हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि इस पर लीफ पर जो आवेश दिया गया उसका ऑपोजिट है। और अगर ये ज़्यादा फैल गया तो समझ जाइए कि इस पर जो आवेश है वो सेम नेचर का है, जो गोल्ड लीफ पर दिया गया है वही नेचर का चार्ज
इस पर दिया रहेगा। इसलिए गोल्ड लीफ में क्या होता है, आप देख रहे हैं धातु की एक चक्ति पर समान आवेश पहले इसमें दिया जाता है। यह आवेश धातु के छड़ द्वारा गोल्ड लीफ तक पहुंचता है। दोनों पर समान आवेश कारण पत्ती अपसृत हो जाती है, मतलब इसको डाइवर्ज हो जाती है। दोनों पत्ती के बीच की दूरी डिस्क पर दिए गए आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। कम आवेश है तो कम डाइवर्जिंग होगा, ज़्यादा आवेश है तो ज़्यादा डाइवर्जिंग होगा। अब जिस आवेश की प्रकृति का पता करना है उसको हम लोग यहाँ से टच कराते हैं। इस आवेश को गोल्ड लीफ के डिस्क पर जब दूसरा आवेश हम लोग देते हैं या उससे हम लोग स्पर्श कराते हैं, तो यदि गोल्ड लीफ के बीच की दूरी घटती है तो स्पर्श किए जाने वाले वस्तु पर जो आवेश है वो विपरीत प्रकृति का होगा, और अगर बढ़ जाती है तो सेम प्रकृति का होगा। इसलिए हम लोग इस पर आवेश की प्रकृति हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे होता है उसके द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं। अब आता है कि आवेश जो किसी वस्तु पर उत्पन्न हुआ कैसे, किसको, जब फ्रिक्शन मेथड जो आपको बताया हम घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, तो कैसे उत्पन्न होगा, किस पर कैसे, किसके साथ रगड़ने से धन आवेश उत्पन्न होगा, किसको किसके साथ रगड़ने से ऋण आवेश उत्पन्न होगा, तो उसके लिए कहता है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज इसकी चर्चा करेंगे हम लोग, और यहीं से हम लोग का अब रियल क्लास स्टार्ट होगा। जो मैंने अधिकतर जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये बेसिक चीज़ है जिसको हम लोग समझ रहे थे अभी तक।